हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई हमारे इस चैनल कृष्णा इंग्लिश क्लासेस में। और दोस्तों, आप सभी लोगों को वीडियो प्रॉपर टाइम पर मिल रही है। रात 9 बजे आप सबको प्रॉपर टाइम पर क्लासेस मिल रही। और आपको एक और बात मैं आपको बता दूं कि आप सब लोगों को एक बेहतरीन सी कॉम्बो क्लास मिली रही है। साथ ही साथ एक आपको और चीज मैं बताना चाहूंगा याद रखें चीजों को। आइए मैं बता दूं। सुनो पहले, आपको कंप्लीट बैच कंप्लीट बैच आपको सीजीएल के लिए, ठीक है भाई, कंप्लीट बैच सीजीएल के लिए मिलेगी। ठीक है, इस सीजीएल के लिए आपको ग्रामर का सेक्शन और वोकैब का सेक्शन, क्या कह रहा हूं कि ग्रामर का सेक्शन और वोकैबुलरी का सेक्शन, बीच में आपको कॉम्प्रीहेंशन भी कराया जाएगा। और कॉम्प्रीहेंशन के टाइम पर आपको किस तरह से चीजें समझनी है, करनी है, इसी कॉम्प्रीहेंशन के टाइम पे हम लोग इस पैसेज से रिलेटेड, जैसे क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, फिलर्स, इन सबको लेकर के यहां पर हम डिस्कस करेंगे। ग्रामर में आपको डिस्कस करेंगे सारी की सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ एडिशनल नरेशन एंड वॉइस। वोकैबुलरी में आपको वो सभी बातें डिस्कस कर दूंगा। अब रही बात इसकी कि किस तरीके से क्या सेगमेंट शुरू होगा, तो आपको मैं बता दूं, इस समय मैं ग्रामर के सेक्शन में वर्ब स्टार्ट किया हूं। ग्रामर के सेक्शन में मैंने वर्ब को शुरू किया है और वर्ब मैंने लगभग खत्म कर दी है। याद रखिए, वर्ब लगभग मैंने खत्म कर दी है। नॉन फाइनाइट वर्ब चल रही है और कुछ सेगमेंट्स आज मैं फिर पढ़ा दूंगा। इसके बाद हम लोग सीधा सीधा वर्ब की एक और बात बता दें। वर्ब की जो आपको एरर से रिलेटेड चीजें होती हैं, यानी रूल ऑफ एरर कहां कहां से आ जाएंगी, वो मैं आपको यहां पर करा दूंगा। ठीक है, एरर यानी कि आपके सेंटेंस में जो स्पॉट द एरर पूछा जाता है, वो मतलब जो ट्रिक टाइप का आप समझिए कि जो स्पॉट द एरर आपके कहां कहां से बन सकती हैं, उन एरर्स को मैं आपको यहां पर एरर के अपने कुछ नियमों को बता दूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट्स को बता दूंगा। उन कॉन्सेप्ट्स को कायदे से चीजें समझकर अपने आप में आप मेंशन कर लेना। दूसरी बात, आपको यहां पर कंप्लीट बैच मिलेगा। ठीक है, कंप्लीट बैच मिलेगा कैसे? फ्री, कोई पैसे नहीं है, कोई पैसे नहीं है। पैसे तो आप तब देना जब आप एग्जामिनेशन पास कर लेना। जब तक कि आप पास नहीं कर लेते तब तक की कोई कॉस्टिंग आपसे नहीं होगी। याद रखिएगा, कोई कॉस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर आपको एक चीज यह समझना होगा कि जो 9 बजे आपकी 9 बजे क्लास होती है, 9 रात में, इसी समय आपकी क्लास प्रॉपर टाइम पे चलती रहेगी और आपको प्रॉपर लेना होगा। मैं अल्टरनेट चीजें लेकर के करना शुरू करूंगा। और अल्टरनेट का मतलब कि जैसे 7 दिनों में मैं 2 दिन चुन लूंगा जिसमें वो कैब कराऊंगा। जैसे आज फ्राइडे है, सैटरडे और संडे आपको वो कैब का सीन मिलेगा। आज मैं वो खत्म कर दूं, सैटरडे और संडे, याद रखिएगा, ये सैटरडे और संडे, क्या क्या मैं कर रहा हूं, सैटरडे और संडे आपको वोकैब मिलेंगी। वोकैब के मैं आपको सेक्शंस को कराऊंगा। वोकैब में जैसे सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, या फिर होमोफोन्स, या जो है कह सकते वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम एंड फ्रेज, है ना, इन सभी को मैं उसमें कराऊंगा। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा, कायदे से चीजों को समझते हुए, नोट करते हुए चलना और एक एक करके सभी सेगमेंट्स को आप देखते चलना। ठीक है, इसके बाद रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर के सेगमेंट को भी मैं पूरा सही ढंग से करा दूंगा, कॉम्प्रिहेंशन करा दूंगा और वो कैप करा दूंगा। तो कुल मिलाकर आपको वो सारा का सारा एक ही जगह पर मिलने जा रहा है। सभी लोग ज्वाइन कर लें, जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, दूसरी एक जो जरूरी बात है, याद रखें, दूसरी एक जो जरूरी बात है, आपको हैंड रिटन नोट्स,
आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपको मेरे द्वारा लिखी गई जो नोट्स है वो आपको मिलेगी। ठीक है, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग है वो आपको 499 रुपया में, 499 रुपए में आपको ये आपको मिल जाएगी। यहां जो मेरे वीडियो को बच्चा पढ़ रहा हो या नहीं पढ़ रहा हो, कोई भी बच्चा इस नोट्स को खरीद सकता है। इस नोट्स की खास बात मैं बता दूं, इस नोट्स में वो कंपाइल चीजें हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन निकालने के लिए चाहिए। वो कंपाइल वाली चीजें मैंने यहां पर रखी हुई है। तो 499 आपको पेमेंट करना होगा और 499 पेमेंट करके ही आपको उसको ऑर्डर करना होगा। और जिस दिन आप ऑर्डर कर दोगे उस दिन से ऑर्डर होने के बाद मैं उसे आपके घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। पहुंचाने का मतलब क्या क्या चीजें होंगी, ध्यान दें। आपको अपना नाम, आपको अपना एड्रेस, आपको अपना फोन नंबर, आपको अपना पिन कोड, ठीक है, इतनी बातें आपको लिखकर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना होगा। 9838777571 इस पर आपको सेंड करना होगा और आपकी बुकिंग हो जाएगी। 7 से 10 दिन में आपकी बुकिंग आपके घर पर होगी, आपकी बुकिंग आपके घर पर होगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसका लाभ उठा चुके हैं, आप सब भी इसका लाभ उठाइए। याद रखिएगा कि हम मेरे पास जो प्रिंटिंग करा करके आती है, तो प्रिंटिंग कराने के बाद बहुत कम टाइम होता है कि नोट्स बचे। आप जहां तक है मेरे सब्सक्राइबर्स तो कम देख रहे होंगे, मगर मैं ऑफलाइन हमेशा पढ़ाया हूं, तो ऑफलाइन बच्चे बहुत जानते हैं और बहुत मेरी नोट्स को उन्होंने बुक किया हुआ है। और नोट्स इतनी बेहतरीन नोट्स है कि मैं क्या बताऊं। अब आप खुद ही उसको लेकर के आप खुद ही चेक कर लेना कि वास्तव में क्या। ठीक है, अच्छा, यहां से आपको ये चीजें आपको मिल ही जाना है, कोई दिक्कत हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, याद रखिए वो चाहे एनडीए हो या सीडीएस हो या फिर कैसा भी एग्जाम हो, आपको ये नोट्स अगर चाहिए, ये नोट्स अगर लेना है तो आप सभी लोग 499 यानी कि 499 रुपया आपको 98 ये जो आपने नंबर दिया हूं मैं, इस नंबर पर नहीं, आपको फोन पे नंबर पर सेंड करना होगा। फोन पे नंबर मैं आपको दिखा देता हूं, मैं आपको नंबर दोनों दे देता हूं, जो फोन पे है और जो आपका मोबाइल नंबर है। आओ, व्हाट्सएप नंबर की अगर मैं बात करूं तो 9838777571 है। और अगर मैं फोन पे या गूगल पे की मैं बात करूं तो ये 8104523234 याद रखिएगा, हाथ से बनी हुई नोट्स है। इस नोट को बुक करने के लिए आपको दिए हुए नंबर पर आपका नाम, आपका पता और पिन कोड और एक मोबाइल नंबर, इतना आपको देना होगा, जिससे हम आप सब तक भेज सकेंगे। ठीक है, तो पोस्टल ऑर्डर के द्वारा आएगा, यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप तक ये नोट्स पहुंचेगी, तो इतना आपको करना होगा। ठीक है, तो आइए, बातें आपको समझ आ ही गई होंगी। और शुरुआत करते हैं अपने वर्ब के सेगमेंट की। ठीक है भाई, वर्ब का जो सेगमेंट रहा, हमने नॉन फाइनाइट वर्ब की बात की है। किसकी बात? नॉन फाइनाइट वर्ब की बात की है। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब की मैंने बात की। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में हम लोगों ने इंफिनिटिव के सीन को लिया है। किसको लिया मेरे प्यारे? इंफिनिटिव के सीन को लिया है। अब ये इंफिनिटिव की किस तरीके से काम करता है, मैंने लगभग चीजें कल आपको बता दी है, याद रखिए, है ना। आपको बहुत सारी चीजें मैंने बता दिया है कल ही। ठीक है, अब यहां पर आइए इंफिनिटिव का यूज। ठीक है, कह सकते हो कि हाउ टू यूज एंड वेयर टू यूज,
यानी अब आपको एक चीज ये समझना होगा कि हम किस तरह से और कहां इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम कहां इसका प्रयोग करेंगे। नंबर वन अगर मैं कहूं, नंबर वन की अगर बात की जाए तो इसको हम लोग यूज करते हैं कि एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि हम नॉन फाइनाइट वर्ब को हम किसी वर्ब के सब्जेक्ट की तरह भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे एक एक करके बात समझ लो, एक एक करके बातें समझ लो भाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। अब उसके बाद अगर मैं कहूं दूसरी एक बात इसी में समझ लिया जाए, जैसे टू वर्क इज वर्शिप। एक बात ये हो गई भाई, और एक आध बातें आओ समझ लें। ठीक है ना, जैसे टू स्टडी इज यूजफुल। एक और बात समझ लो, टू स्टडी इज यूजफुल, एक और बात समझ लो। ठीक है ना, टू प्रीच इज इजी। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आराम से। ठीक है भाई, आराम से सेंटेंसेस को तैयार कर सकते हो। यहां देखो अपने वर्ब के साथ टू लगा हुआ मिला, यहां भी देखो वर्ब के साथ टू लगा मिला, यहां भी देख लीजिए वर्ब के साथ टू लग रहा है और यहां भी वर्ब के साथ टू लग रहा है। तो एक मतलब यहां पर समझ में आता है कि किसी भी सेंटेंस में मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी सेंटेंस में सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं होता, किसी भी सेंटेंस में उसके वर्ब का सब्जेक्ट होता है। यहां पे लगी हुई ये वर्ब जो लगी हुई है ना, ध्यान से आप देख लो भाई, ये जो वर्ब लगी है इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है और इसी वर्ब का ये इधर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, याद रखना ये जो यहां पर एक्सरसाइज लिखा है यही इसका इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, वर्शिप अपने आप में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये जरूर याद रखना। यूजफुल अपने आप में इसका एक ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है भाई, इजी अपने आप में इसका क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ। इतनी सी बात में क्या किसी कोई दिक्कत है? अगर इसका एक ग्राफ तैयार किया जाए, इसका एक ग्राफ तैयार किया जाए तो हम कह सकते हैं कि टू टू हम यूज करते हैं किसी वर्ब के लिए, वर्ब के सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, वर्ब के सब्जेक्ट के लिए, यानी कि अगर मैं इसी में एक छोटी सी बात आपसे कहूं कि जब भी आप टू के साथ कोई वर्ब यूज कर सकते हो तो आप याद रखना कि जो यहां पर एक और जो वर्ब आएगी ना, एक और जो वर्ब आएगी ये अपने आप में वर्ब का काम करेगी और ये दोनों मिलकर के सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम करना शुरू कर देंगे। ये जरूर मत भूलना भाई, ये जरूर मत भूलना। इन कॉन्सेप्ट को एकदम अपने दिमाग में बनाकर रखना, याद एकदम दिमाग में अपने बनाकर रख लेना, कभी कोई गड़बड़ आपसे नहीं होगी। ठीक है भाई, ठीक है, बात समझ में आ गई? आओ, अच्छा एक बात तो ये समझ आ गई, दूसरी एक इसी में हम बात अगर करें तो एज हम यूज कर सकते हैं एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। भाई अगर सब्जेक्ट में अगर अपने सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग कर दिया है, दैट मींस वर्ब और प्रीपोजिशन दो ऐसी बातें होती हैं। मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से सुन लो, वर्ब और प्रीपोजिशन, वर्ब एंड प्रीपोजिशन ये दोनों वो चीज होती हैं, ये अपने साथ अपना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लेकर चलती हैं, अपना सब्जेक्ट और अपना ऑब्जेक्ट लेकर चलती हैं। ये दिमाग में अपने बनाकर रख लीजिएगा। यानी अगर आप लिख लीजिए कि वर्ब एंड प्रीपोजिशन यूज विथ its subject
और ऑब्जेक्ट, यानी प्रेपोजिशन और वर्ब प्रयोग किया जाता है अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है मेरे प्यारे, जैसे आप इसी में एग्जाम्पल के तौर पे चीजें समझ सकते हैं। जैसे जैसे हम कहें कि ही वॉन्ट्स टू सिंग, यहां देखो एक एक करके चीजों को देखते चलो, एक एक करके चीजों को देखते चलो, अपने आप सब तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे दे रिफ्यूज टू हेल्प हर, उसने उसकी मदद करने से भैया मना कर दिया। ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे द सर्वेंट, क्या किया, नौकर ने क्या किया, भूल गया ना, तो फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर। देख लो भाई, सेंटेंस आपके सामने है और बातें भी आपके सामने हैं। ठीक है ना। जैसे नो वन वॉन्ट्स टू डाई, मरना कोई नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता। अब देखो यहां पे आप अपने से देख लो चीजें, यहां पर मैंने क्या कहा कि एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब की ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। तो मेरे प्यारे यहां पर मैंने क्या बताया, वांट अपने आप में, वांट अपने आप में वर्ब हुआ और इसका ये अपने आप में सब्जेक्ट हुआ। इसका मतलब एक चीज क्लियर हुई कि इसका ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। बोल तो दो। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैंने कहा हेल्प, यहां पर देखो भाई दो ऑब्जेक्ट है किसी एक वर्ब का, दो ऑब्जेक्ट है किसी एक वर्ब का, ये अपने आप में सब्जेक्ट, ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट और ये अपने आप में दो ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस में, यानी कि सेंटेंस में एक बात तो क्लियर हो गई कि दो ऑब्जेक्ट आराम से यूज कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट आराम से यूज कर सकते हैं। तो एक को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह देते हैं और एक को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह देते हैं। याद रखना मेरे प्यारे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर उस वर्ब का डायरेक्ट असर पड़े, उसको हटा देने के बाद सेंटेंस ही अधूरा हो जाए, दैट इज अ डायरेक्ट सेंटेंस। या सीधा सीधा कहें कि सीधी सीधी बात, जो सब्जेक्ट में बात लिखी गई है उसी बात को जो एक्स्ट्रा आगे बढ़ा रहा हो वही डायरेक्ट, और जो नहीं बढ़ा रहा हो वो तो अपने आप में इनडायरेक्ट। यानी क्या कहते, रिफ्यूज टू हेल्प। याद रखना, याद रखना यहां पे ये इनडायरेक्ट का सीन है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में पूरी बात उसने बोल दिया। दे रिफ्यूज टू हेल्प, यानी मदद करने से उसने मना कर दिया। अब मदद किसकी मना कर दिया, ये भगवान मालिक हैं सर, इसलिए ये अपने आप में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये अपने आप में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक बात और मोटी मोटी आप समझ लीजिए कि वास्तव में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का अगर सीन आपको समझना है तो एक छोटी छोटी बात समझ लीजिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है कि सेंटेंस से शब्द को हटा दीजिए, सेंटेंस से शब्द को निकाल दीजिए। मैंने कहा टू हेल्प, टू हेल्प मैंने हटा दिया तो दे रिफ्यूज हर, दे रिफ्यूज हर, उसे मना किया। किस चीज के लिए, भगवान जाने। सर अगर मैंने इसे कह दिया तो क्या कह दिया, दे रिफ्यूज टू हेल्प, उसने मदद करने के लिए मना कर दिया। तो सर अपने आप में जो चीज हटा दो और अधूरा लगने लगे वही अपने आप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपको सीन क्रिएट कर देता है। ठीक हुई बातचीत, ठीक हुई बातचीत, बात समझ में आ रही है? चलो नोट कर लो, इसके बाद हम आगे चले। नोट कर लीजिएगा। चलिए अब एक और बात आप समझ लो, यहां से एक और इसका जो अलग सेगमेंट है, इसका जो अपना अलग सेगमेंट है उसे भी आप समझ लीजिए भाई। तीसरी एक बात समझ लें, तीसरी एक बात में आपको यह समझना जरूरी होगा कि ये किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट का, यानी कि हम कहें कि एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है आओ समझ लो, आओ समझ लो कि किस तरीके से। जैसे
ही इज टू गो। एक बात हो गई। दूसरी एक और बात अगर समझने की कोशिश की जाए, ठीक है ना, his hobby is to, क्या ही उसकी आदत थी, ठीक, क्या, कलेक्ट स्टाम्प। ठीक है। एक और इसी में आप बात समझ सकते हो, ठीक है ना, his desire to become an IAS ऑफिसर। ठीक है भाई। एक और बात आप नोट कर लो, शिवानी's desire to go there। अब बात समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा मेरे, यहां पर जो यूज इसका टू किया गया, ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ये इसके साथ कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की काम। ये अपने आप में डिजायर है जाने की उधर, डिजायर है होने की आईएएस, हॉबी है कलेक्ट करना कोई स्टाम्प, या फिर जाना है। तो इस तरीके से किसी वर्ब के अपने कॉम्प्लीमेंट का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक हुई बातचीत भाई, ठीक हुई बातचीत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आओ इसके बाद अगर इसी में एक चौथी बात भी समझ लिया जाए, तो चौथी बात में एक बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है ना, जैसे हम कह सकते हैं कि एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है, किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, किसी ऑब्जेक्ट की तरह, कैसे ऑब्जेक्ट की तरह, आओ समझ लें, आओ समझ लिया जाए, समझ लो कायदे से। जैसे शी इज अबाउट टू स्लीप, लो भाई, लो भाई, ये ऑब्जेक्ट जो था, जो ऑब्जेक्ट था, ये अपने आप में स्लीप माने सोना ऑब्जेक्ट हुआ, इसका ये प्रेपोजिशन की तरह प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है भाई, एक और बात इसी में समझ लो, ठीक है ना, जैसे इट इज अबाउट टू रेन, लो, पानी बरसना अपनी जगह पर ऑब्जेक्ट हुआ और इसकी वजह से ये यहां पर प्रेपोजिशन का यूज कर दिया, प्रेपोजिशन की तरह यूज किया जा रहा है वही टू। ठीक है ना, ठीक है ना, द ट्री इज अबाउट टू फॉल, फॉल माने गिरना, यानी कि ये अपने आप में ऑब्जेक्ट हुआ और इसी की वजह से ये अपनी जगह पर ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कि सॉरी प्रेपोजिशन हुआ। ठीक हुई भाई बातचीत, बोल तो दो। ठीक है, आगे की बातें समझी जाएं। आओ एक और बातें समझ लें, एक और बातें समझ लें भाई। इन्फिनेटिव का यूज हम लोग किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। ठीक है ना, एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग करते हैं भाई। ठीक है ना, जैसे मैं कहूं कि इन्फिनेटिव यूज्ड with a noun to qualify and use as an adjective, एक एडजेक्टिव की तरह प्रयोग कर दिया जाता है, ऐसा क्वालिफाई किया जाता है कि जैसे लगता है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे जैसे they want a pen to
राइट विथ, ठीक है भाई, वो पेन चाहते हैं किसके लिए, लिखने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना। आई गेव हिम स्वीट्स टू ईट। अब लो, यहां पर भी वही काम हो गया, ठीक है। जैसे क्या उसके पास नई शर्ट है पहनने के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर टू राइट का प्रयोग किया गया है, किसके लिए भाई, पेन के लिए, पेन का प्रयोग किया गया है लिखने के लिए। यहां पर मिठाई का प्रयोग खाने के लिए किया गया है, तो ये जो आपने यूज किया, यूज कर दिया एज एन एडजेक्टिव की तरह। उसके पास क्या नई शर्ट है, इस एडजेक्टिव के लिए, ये टू वियर के लिए भाई। तो इस तरह से आपको अलग अलग चीजें अलग अलग सेगमेंट्स पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है, ठीक है। एक अगली बात इसी में, यूज्ड infinitive as a verb and adverb also, यानी इसका प्रयोग हम किसी भी सेंटेंस में वर्ब की तरह या फिर एडवर्ब की तरह, दोनों तरह हम करते हैं। किसकी तरह मेरे प्यारे, वर्ब या एडवर्ब की तरह, दोनों तरह से करते हैं, ठीक है ना। जैसे वी ईट टू लिव, भाई यहां पर खाने के लिए जीते हैं, तो ये भाई यहां पर यूज किया, यूज कर दिया मेरे वर्ब के लिए, ठीक है ना, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट टू गो टू आगरा टू सी द ताज, ठीक है भाई, ठीक है। इसके बाद एक और सेंटेंस लगाया जा सकता है, द एप्पल इज स्वीट टू ईट, खाने में मीठा है यार, सेब खाने में मीठा है, ठीक है। द चिल्ड्रेन ईगर टू प्ले। इस तरह से आप अलग अलग तरह से सेंटेंस तैयार कर सकते हैं, अनगिनत सेंटेंस, अनगिनत सेंटेंस आप आराम से बना सकते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे चल, नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं, ठीक है। चलो भाई, नोट हो ही गया होगा। आओ एक नेक्स्ट उसके अपने अगले सेगमेंट को समझ लें। एनफ एक शब्द है, इसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान दें, इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान देने योग्य बात है भाई, ठीक है। एनफ के बाद इंफिनिटिव, ठीक है ना, ठीक है। कभी कभी आपको मिलता है सारिका इज इनफ इंटेलिजेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश, ठीक हुई भाई बातचीत। कायदे से सेंटेंस को देखते चलना, तभी बात समझ आएगी।
शी इज बोल्ड एनफ, ठीक है। फेसिंग हिम, दो बातें मैंने लिखी हैं, कायदे से चीज समझ लो, दो बातें अपने आप में चीजें समझ लो। सारिका इज एनफ इंटेलिजेंट फॉर लर्निंग इंग्लिश। हमने क्या कहा कि एनफ शब्द जो आएगा, एनफ शब्द जो आएगा अपने साथ इंफिनिटिव लेगा, तो इस फॉर को हटा के आप टू कर दो, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फॉर को हटा के टू कर दो, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और एक बात मैं बता दूं, इंफिनिटिव होने की वजह से ये प्रेपोजिशन का काम नहीं कर रहा है, इसीलिए इसके बाद आप इसको लर्न कर दो, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि वो प्रेपोजिशन के बाद हमें आईएनजी फॉर्म लेना होता है, बात बहुत सही है, मगर याद रखना ये फॉर जब हटा तो जब तक प्रेपोजिशन काम कर रहा था तब तक तो लर्निंग अपनी जगह पे सही हुई, लेकिन जैसे ही हमने एनएफ की वजह से इन्फिनिटिव बनाया तो हमने इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू लगाएंगे, तो जैसे टू लगाएंगे तो हमें लर्न फॉर्म को बेस फॉर्म बनाना पड़ेगा, तभी तो इन्फिनिटिव तैयार होगा। ठीक है भाई, बातचीत देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिए, तब बातें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक हुई बातचीत, ठीक हुई भाई बातचीत। एक नोट लगा लेना, लिख देना, फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स की कैटेगरी है, ठीक है, जो कि वर्ड्स का मतलब यहां पर वर्ब से है, जिनके साथ आपको इंफिनिटिव लेके चलना ही होगा। क्या लेके चलना होगा? इंफिनिटिव का ही प्रयोग करना होगा। याद रखें, इंफिनिटिव आप सभी लोग को पता होगा 2+B1। याद रखें, वो वर्ब्स की एक लिस्टिंग तैयार की जाए, उस वर्ब की एक लिस्ट तैयार करता हूं, सभी लोग ध्यान से देखते जाना। हमने पहले ही कहा एफर्ट, हमने कहा अटेम्प्ट, हमने क्या कहा? एफर्ट, हमने कहा अटेम्प्ट, हमने कहा अपीयर, हमने कहा अरेंज। बहुत कायदे से धीरे धीरे शब्दों को लिखते चलें और लिख करके ही याद होंगे, ठीक है ना। अब जैसे मैं कहूं कि बेगिन, बेगिन, चांस, केयर, बहुत सारी वर्ब्स हैं मेरे प्यारे, बहुत सारी वर्ब्स हैं, बहुत सारी वर्ब्स हैं। जैसे चूज मिल जाएगा आपको, डेयर, ठीक है, मिल जाएगा आपको डेयर, हेजिटेट, हैपन, ठीक है भाई, हैपन माने होना, हेजिटेट माने चिंता हो जाना, फॉरगेट, होप, इंटेंड, क्या क्या? फॉरगेट, होप, इंटेंड, ठीक है, मैनेज, प्रिफर, वांट, मैनेज, प्रिफर, वांट, कंटिन्यू, फेल, ट्राई, ट्राई, विश, डिसाइड, प्रॉमिस। इन सभी शब्दों को यूज करने के लिए, इन सभी वर्ब्स को यूज करने के लिए आपको टू इन्फिनिटिव को लेना आवश्यक होगा, ठीक है ना। टू इन्फिनिटिव को लेना बहुत जरूरी होगा, ये जरूर याद रखें, ठीक है, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसके कुछ दो चार एग्जाम्पल देख लिए जाएं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे he decided to leave the Prayagraj, एक बात हो गई, एक बात हो गई सर,
ठीक है। अगर मैं कहूं से refused in 2020, she refused to go there, ठीक है, with you, आपके साथ उन्होंने मना कर दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। जैसे he tried to solve the questions, एक और बात की जा सकती है इसी में, he promised to teach them। इस तरह से अलग अलग सेंटेंस आप बना सकते हो, कोई आपत्ति नहीं होगी, ठीक है। बात इतनी समझ में आ गई। आओ एक बात और समझ लें, एक मुद्दा और समझ लें। मुद्दा क्या है, इसी V1 2 के साथ प्रयोग करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए भी। किसके लिए? ऑब्जेक्ट के सीन के लिए, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं कि यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, अब देखो कौन कौन सी फॉलोइंग, याद रखना कौन कौन सी वर्ब हैं, फॉलोइंग वर्ब्स, कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके बाद हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, जिनके बाद हमें चाहिए ही चाहिए। एडवाइज, आस्क, अलाउ, क्या क्या मैंने लिख दिया, एडवाइज, आस्क, अलाउ, बेग, कंपेल, कमांड, बहुत सारी ऐसी वर्ब्स है सर, एक लिस्टिंग इसकी तैयार आप कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। फॉरवर्ड, इनवाइट, ठीक है, बहुत सारी इसकी वर्ब्स हैं, आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हो शांति से। आप टेल भी इसको यूज कर सकते हैं, टेल एंड टीच, टेल एंड टीच, एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बातें और अलग सीख लिए जाएं यार, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक हुई बातचीत, ठीक है। द टीचर advised me to do the sum, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। he told me to go there, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। और याद रखना अगर इन सभी का कहीं पैसिव वॉइस में यूज किया होगा तो भी यही नियम फॉलो होगा, अगर पैसिव में भी किया होगा तो भी यही नियम फॉलो होगा, ठीक है।
आओ आगे की चीजें समझ लिया जाए। आगे की एक और बात समझ लो। याद रखिएगा कि अगर एक वर्ब है नो, अगर नो के बाद आपको हाउ, व्हेन, वेयर, क्या क्या, हाउ, व्हेन, वेयर और वाई मिल जाए। क्या मिल जाए? नो के बाद हाउ, व्हेन, वेयर और वाई मिल जाए तो हम इंफिनिटिव का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, इंफिनिटिव लगेगा। ठीक है, आओ एग्जाम्पल देख लें। आइए एग्जाम्पल को समझ लें, एग्जाम्पल्स को समझ लें। She knows how to write essay। ठीक है, we know where to play match। They know when to start the match। ठीक है, दूसरी एक और बात सीख लो इसी में। पर्पज और एम के लिए भी इंफिनिटिव प्रयोग होता है भाई। पर्पज और एम के लिए भी इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। पर्पज और एम के लिए भी इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। He start weeping to see his father। वो रोया क्यों? क्योंकि अपने पापा को देखा उसने। ठीक है, नवनीत sold his mobile to buy the books। अपने मोबाइल को बेच दिया किताब को खरीदने के लिए। ठीक है भाई, किताब को खरीदने के लिए। बात समझ में आ गई या अभी भी कोई समस्या है? बताओ। पक्का? आओ, यहां से इंफिनिटिव की कहानी खत्म होती है। यहां से इंफिनिटिव आपका कंप्लीट होता है। इंफिनिटिव आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अब इसके बाद अब इसके बाद हम इंफिनिटिव के बाद हम लोग एक चीज सीखेंगे जिसे हम लोग कहेंगे क्या? जिसे हम लोग क्या कहेंगे भैया? हम लोग कहेंगे उसे जीरंड। क्या कहेंगे? जीरंड और पार्टिसिपल। दो बातें अब सीखेंगे। क्या क्या?
जीरंड और पार्टिसिपल, तो जीरंड का प्रयोग भी बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं कि कौन सी वर्ब के बाद आईएनजी आ जाना चाहिए और कौन सी वर्ब के बाद टू इन्फिनेटिव आ जाना चाहिए। ये सारे एक एक करके जो डिफर है ना इन दोनों के बीच में, उन सभी डिफरेंसेस को समझेंगे और साथ ही साथ आपको पार्टिसिपल को भी मैं समझाऊंगा। एक लेक्चर और है, उस एक लेक्चर में आप सभी लोगों को पार्टिसिपल और जीरंड दोनों बातें समझा करके वर्ब की क्लास को एंड करूंगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस ढेर सारे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कराऊंगा और एक लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो सीजीएल या सीपीओ एसआई जैसे एनडीएस सीडीएस जैसे एग्जामिनेशंस में उन क्वेश्चंस को बार बार पूछा गया है और हो सकता है एक्सपेक्टेड आने वाले क्वेश्चंस आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, मुलाकात हमारी आपकी होगी बाद में। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।